Today we will study about thermodynamic principle of metallurgy। और आज हम लोग एलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी का। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन करवाना चाहते हो तो वहां पे जो डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि डेल्टा जी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि some basic concept of thermodynamics help us to understand the theory of metallurgy। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इसको समझने में हेल्प करेगा। गिब्स एनर्जीज में क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म, ठीक है। और आपको पता होता है कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, अदरवाइज प्रोसेस होगा ही नहीं। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डेल्टा इज चेंज इन एंथैल्पी, ये सबको पता है डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी होता है, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मतलब थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग तो आप मेरे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में जाके इसको रिफर कर सकते हो कि व्हाट इज डेल्टा एच एंड व्हाट इज डेल्टा एस। अब देखो नीचे क्या गिवन है, फॉर एनी रिएक्शन दिस चेंज कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय ये इक्वेशन। देखो है क्या, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों में पढ़ा है कि जो डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेर क्यू इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। मतलब जब रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड आ रहा होता है, मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया तो उसमें ये वैल्यू होती है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे सबको पता होता है डेल्टा जी जीरो होता है, तो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्यू की वैल्यू क्यू की इक्वल होती है। जैसे डेल्टा जी नॉट क्या होता है माइनस आर टी एल एन क्यू, ये वैल्यू ये जो फॉर्मूला लिखा है तो ये डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब डेल्टा जी जीरो होता है तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब देखो है क्या, वेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिस्टम एट टेम्परेचर टी, मतलब वही जो इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सिस्टम उसका। नेगेटिव डेल्टा जी, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब कि रिएक्शन हो सकता है, इम्प्लॉइज मतलब वही इम्प्लाइज, ये इस वाली इक्वेशन के हिसाब से वैसे बोलना चाह रहा है पॉजिटिव के इन इक्वेशन टू। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड द प्रोडक्ट, मतलब के भी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन हो सकता है। अरे डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है, व्हाट डज डेल्टा जी नेगेटिव इंडिकेट? डेल्टा जी नेगेटिव मींस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैन मूव फॉरवर्ड, तो मतलब कि प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकता है टुवर्ड द प्रोडक्ट। फ्रॉम दिस फैक्ट वी कैन मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो देखो कुछ चीजें इसमें जो हमको ध्यान देना है, देखो इसमें नीचे आते क्या लिखा है, when delta g is negative in equation 1। ठीक है, वो पहला वाला जो था फर्स्ट वाला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये जो दूसरा लेवल लिखा है इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको ध्यान रखना इक्वेशन 2। ठीक है, ओनली देन रिएक्शन विल प्रोसीड, ये तो सबको पता है कि रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर डेल्टा एच सपोज करो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब देखो एक बात को ध्यान रखना है, अगर रिएक्शन आप कोई भी करवाते हो, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी रिएक्शन कराते हो तो उसमें अगर डेल्टा एच निगेटिव होता है मतलब हीट रिलीज हो रहा है और एंट्रोपी बढ़ रहा है तो वो हमेशा होता है। क्योंकि हम लोग मेटलर्जी में क्या करते हैं, मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे, तो इस वजह से ये यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पर बेस्ट क्या होता है, हीट निगेटिव हो जाए और एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए। तो देखो क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर डेल्टा एच मान लो पॉजिटिव है तो ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये टी डेल्टा एच क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वैल्यू बढ़ के अगर मान लो टी डेल्टा एच के इक्वल आ गया, मतलब टी डेल्टा एच ज्यादा हो गया, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव। अरे ये देखो डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो ये वैल्यू पॉजिटिव तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तब हो जाएगा, फिर डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव और ये हो जाएगा। सेकेंडली देखो क्या बोला, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रिएक्शन आर पुट टुगेदर इन अ सिस्टम एंड नेट डेल्टा जी ऑफ द टू पॉसिबल रिएक्शन इज नेगेटिव। ये हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी आ रहा है, तो नेट जो डेल्टा जी उसकी बात करें नेगेटिव, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, हो जाएगा ये। सो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व कपलिंग ऑफ टू रिएक्शन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दिस सम ऑफ देयर डेल्टा जी लुकिंग फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो यहाँ पे डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड को मिलाकर। ठीक है, सच कपलिंग इज इजिली अंडरस्टूड थ्रू गिब्स एनर्जी वर्सेस टी का ग्राफ, मतलब हम लोग यहाँ पे जो होगा भाई डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी के ग्राफ को देखते हैं। मतलब ये तो ग्राफ आपको, अरे वो जो लिखा है ना आपको ग्राफ, ये जो था एक्चुअल में, इवन इसके जो ग्राफ है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम प्लॉट करवाए थे, ये
डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RTLN की, तो इसकी ग्राफ आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी मैंने प्लॉट करवा रखे हैं, ठीक है। तो वैसे इसमें ग्राफ जो होगा हम लोग आगे नीचे करेंगे भी, एक एलिंगम डायग्राम के टाइम में भी करेंगे। तो वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने एलन के वर्सेस टी करवाया था, ठीक है भाई, देखते नीचे क्या होगा। देखो एलिंगम डायग्राम में आएगा थ्रू द कपलिंग ऑफ डेल्टा जी नॉट और टी के बीच में ग्राफ। देखो अब आता है एलिंगम डायग्राम है क्या, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखना है। अब देखते क्या है ये, देखो रिप्रेजेंट्स गिब्स एनर्जी, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एलिंगम डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिब्स एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। दिस प्रोवाइड अ साउंड बेसिस फॉर कंसीडरिंग चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, ये आपको हेल्प करता है, ठीक है, इन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। मतलब मान लो अगर आपको, अरे हम लोगों ने जैसे एक लास्ट लेक्चर में किया था कि जैसे मान लो किसी मेटल का आपको रिडक्शन करना है, तो कई बार कार्बन का यूज करते थे, कई बार अलग से मेटल का यूज करते थे, तो किस मेटल में किसका यूज करना रिड्यूसिंग एजेंट का, उसको डिटरमाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो क्या होता है, वही आपका चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड तो हेल्प करेगा। दिस इज नोन एज एलिंगम डायग्राम। सच डायग्राम हेल्प अस प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ ओर, मतलब कि कोई भी जो ओर है वो थर्मली रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करता है कि भाई पॉसिबल है कि नहीं है। क्राइटेरिया फिजिबिलिटी इज दैट गिवन दैट टेम्परेचर गिव्स मस्ट बी नेगेटिव। अरे होने के लिए पता होता है डेल्टा जी, मतलब नेगेटिव होगा कि नहीं, मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग ये देखने वाले कि एक पर्टिकुलर मतलब मेटल ऑक्साइड को अगर रिड्यूस करना है तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ, फिर नीचे हम लोग इसमें ग्राफ समझेंगे। मैंने इसके लिए दो ग्राफ आप लोगों के लिए प्लॉट भी किए। तो फिर नीचे देखो क्या, पहले इसको पढ़ते हैं क्या। देखो एलिंगम डायग्राम नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में कहना चाह रहे हैं, जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, या एफ का मतलब फॉर्मेशन, मतलब फॉर वही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन के लिए आपका होता है। तो एलिंगम डायग्राम नॉर्मली क्या होता है, कंसिस्ट करता है किसको, इसके बारे में, मतलब कि ये ऑक्साइड्स के बारे में, मतलब कि अगर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करोगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा, ये इसका ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंसिस्ट डेल्टा जी वर्सेस टी का, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, आप लोगों को एंट्रोपी के बारे में पता होगा। अगर कभी किसी रिएक्शन में गैस के मोल डिक्रीज करते हैं, अगर कभी किसी रिएक्शन में गैस के मोल डिक्रीज करते हैं, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करता है। तो देखो ये सॉलिड है और ये सॉलिड, और ये यहाँ पे गैस, तो देखो गैस का मोल डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एंट्रोपी कंफर्म डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखना, एंट्रोपी विल डिक्रीज है। नाउ अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इन दिस रिएक्शन गैसेस अमाउंट, वही वही दैट रैंडमनेस डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करता है। आप खुद देखो, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ गैस लीडिंग टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, तो डेल्टा एस इसमें नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। which make the sign of second term equation which changes the sign of second term। मतलब देखो ये जो होता था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये नेगेटिव है और आगे माइनस है तो पॉजिटिव हो गया, तो अभी पॉजिटिव हो गया, तो यही दिक्कत है। अब देखो क्या है कि डेल्टा जी शिफ्ट्स टुवर्ड हायर साइड डिस्पाइट राइजिंग टेम्परेचर। अब आप खुद सोचो, देखो है क्या, इसको फिर से देखो ध्यान से, देखो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव है तो आगे माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो गया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो डेल्टा जी भी बढ़ेगा। और रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, और अगर वो जीरो या पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको है। Subsequently, delta G shifts toward higher side despite rising temperature. Normally, delta G decreases, वही goes to lower side with increasing temperature, ठीक है। मतलब डेल्टा जी आपका क्या है कि इंक्रीज, दैट इज गोज टू लोअर साइड, आपका मतलब कि डेल्टा जी का वैल्यू, मतलब वो आप समझ लो कि वो जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा जी जीरो की तरफ जा रहा है डेल्टा जी। तो मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में बड़ी हो जाएगी, फिर रिएक्शन करवाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। The result is positive slope in the curve. Most of the reaction आपके पास ऐसा होता है, most of the reaction में ऐसा ही होता है। मैं आपको चलो पहले अब ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो ग्राफ देखो, ये देखो ये अलग अलग मेटल्स के कुछ ग्राफ है। पहले ग्राफ को ऐसे रैंडमली देख लो। देखो जैसे मान लो कॉपर, तो कॉपर सॉलिड है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस कंज्यूम हो गया, तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी भाई डिक्रीज कर गई, एंट्रोपी नेगेटिव है। अगर एंट्रोपी नेगेटिव है
तो अब देखो यहाँ पे देखो इधर टेम्परेचर है, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा, वही डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ने लगेगी, तो डेल्टा जी देखो, डेल्टा जी की वैल्यू देखो बढ़ रही है, डेल्टा जी देखो बढ़ रही है, 0 से 0 इसके नीचे रहेगा तभी रिएक्शन होगा, इसके ऊपर चला जाएगा रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो वही देखो ग्राफ है, देखो ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये कर्व आपके पास होता है। इसमें अब देखो आपके पास, अब आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे पता चलेगा कौन किससे रिड्यूस करेगा, देखो होता क्या है। देखो जैसे मान लो कि आपके पास ये, जैसे आपके पास जैसे मान लो कि ये नीचे मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसका देखो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब कि इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस ग्राफ के हिसाब से क्या पता चलता है, जो मेटल नीचे है, जो मेटल नीचे है, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अरे ये ऑक्सीडेशन करवा रहे, देखो मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, देखो सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो मेटल नीचे है उनका ऑक्सीडेशन होने के चांस ज्यादा होता है, और जो मेटल ऊपर होते हैं उनके रिड्यूस होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो मतलब नीचे वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर ऊपर वाले मेटल का, जैसे मान लो तो इसका, मान लो अगर आपके पास सपोज करते कॉपर का ऑक्साइड है और एमजी के साथ रिएक्शन करोगे, तो एमजी ऑक्सीडाइज होना चाहता है भाई, तो एमजी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। तो मतलब क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि ऊपर वाला मेटल का ऑक्साइड, ऊपर वाले मेटल, जो मेटल ऊपर है, ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड्स को नीचे वाला मेटल क्या होगा, रिड्यूस कर देगा। क्योंकि नीचे वाला मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मतलब इसमें, मतलब नीचे वाले मेटल, देखो नीचे वाले मेटल का ऑक्सीडाइज होने पर डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव, जब डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होना होगा तो होने के चांस ज्यादा, मतलब हाई होंगे, तो मतलब वो होने के चांस के ज्यादा हाई होंगे। तो नीचे वाला मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऊपर वाला मेटल रिड्यूस होना चाहता है। तो क्या होगा, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और खुद का ऑक्साइड बनाएगा। याद रखना है क्या मैंने बोला, नीचे वाला मेटल, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल, जैसे मान लो ऊपर आपके पास अभी सपोज करो जिंक, तो जैसे जिंक का रिएक्शन मान लो करवाए एल के साथ, तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को क्या होगा, रिड्यूस कर देगा और खुद का ऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस करना चाहो तो इसको कर लो, 3 है ये 2 है, तो ये 2 मतलब 3, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे वाला मेटल क्या होगा, नीचे वाला मेटल ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीडाइज, ऊपर वाला रिड्यूस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो याद रखना है कि जो इलिंगम डायग्राम जो नीचे होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, उनका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव। अब देखो और पॉइंट समझते हैं। देखो ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्सेप्ट सम चेंजेस। कभी कभी देखो सडन चेंज आए, देखो सडन चेंज, देखो क्या है कि एब्रप्ट चेंज, देखो जैसे मान लो आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये देखो, तो यहाँ पे देखो एब्रप्ट चेंज, सडन चेंज, देखो पहले जा रहा था ये, या फिर देखो यहाँ पे देखो सडन चेंज। तो ये जो सडन चेंज जो होते हैं, जैसे मान लो ये मान लेते हैं, मैं इसको मान लो ये सडन चेंज। तो सडन चेंज कब होगा, जब किसी ना किसी के स्टेट में या फिजिकल स्टेट में या फेज में, किसी ना किसी के फेज में चेंज आएगा। मतलब अगर किसी के फेज में या फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आएगा तो एब्रप्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो क्या है, each plot is straight line except when some changes in phase of phase of take place, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड से गैस। अरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड लिक्विड में हो सकता है और लिक्विड वाला गैस में। तो मतलब कभी भी अगर सडन चेंज आया, मतलब कि किसी न किसी का स्टेट बदल गया। क्या बदला, वो हम लोगों के काम का नहीं, पर स्टेट बदल गया, तो कर्व स्ट्रेट लाइन की जगह फिर वो ऊपर नीचे कुछ उसमें एब्रप्ट चेंज आ सकता है, ठीक है। Temperature at which sudden change मतलब take place is indicated by increase in the slope of the positive side, ठीक है। अगर कभी भी सडन चेंज आएगा तो उसमें पॉजिटिव सडन स्लोप हो जाएगा। जैसे देखो जिंक का प्लॉट है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है बाय एब्रप्ट चेंज इन द आपके पास कर्व। तो कर्व में क्या होगा, एब्रप्ट चेंज। देखो ये, तो कर्व में एब्रप्ट चेंज आए, देखो जिंक वाला कर्व, देखो ये जो ये देखो यहाँ पे देखो एब्रप्ट चेंज, मतलब कि इसमें स्टेट बदल गया, ठीक है। तो भी जब भी एब्रप्ट चेंज आएगा तो ध्यान रखना किसकी वजह से होता है, किसी ना किसी मेटल या ऑक्साइड का स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। हीट कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो सकता है। देयर इज अ पॉइंट इन कर्व व्हिच डेल्टा जी इज नेगेटिव, मतलब और सो mgx इज स्टेबल, मतलब अरे रिएक्शन को होने की डेल्टा जी नेगेटिव। एट दिस पॉइंट, मतलब above this point mg by mxo will decompose। mxo का मतलब मेटल ऑक्साइड, मतलब कि देखो जब आप एक बात समझो, पहले समझो, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, देखो टेम्परेचर को बढ़ा रहे तो डेल्टा जी बढ़ रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर होने पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो एक टेम्परेचर से जब कम होगा तभी रिएक्शन हो सकता है, अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा।
और अगर मान लो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो वैसे केस में आपने अगर मान लो बाई चांस रिएक्शन करवा दिया तो वो अपने आप डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, तो वो खुद ही डिकम्पोज कर जाएगा। This delta is negative, so MXO is stable. Above this point, MXO decomposes on its own, ठीक है। मतलब डेल्टा जी नेगेटिव तो अच्छा है, पर अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ और आपने करवा दिया तो वो फिर ऑटोमेटिक डिकम्पोज कर जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो है क्या, इन एलिंगम डायग्राम द प्लॉट ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर ऑक्सीडेशन, देयरफॉर रिडक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्पीशीज, अरे मतलब मेटल का वही ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या होता है ऑफ कॉमन मेटल एंड सम रिड्यूसिंग एजेंट गिवन बिलो, ठीक है। देखो क्या है कि आपके पास ऑक्साइड का फॉर्मेशन अलग अलग टेम्परेचर पे गिवन है और जिसको हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है लिंगम डायग्राम ऑक्साइड्स के लिए होता है, ये डायग्राम आप चाहो तो ये डायग्राम सल्फाइड्स और हैलाइड्स के लिए भी बनता है आपका, ठीक है। तो याद रखना है कि लिंगम डायग्राम क्या होता है, लिंगम डायग्राम हम लोगों को किसी भी जैसे मेटल का जो ऑक्साइड्स बनता है उसके समझने में हेल्प करता है। क्या होता क्या है, एलिंगम डायग्राम में जो नीचे वाला जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ऊपर वाला मेटल रिड्यूस होना चाहता है। तो ऊपर वाले मेटल का ऑक्साइड अगर लिया और नीचे वाले मेटल को लिया तो नीचे वाले मेटल अपना ऑक्साइड बना लेगा, ऊपर वाले को इजीली रिड्यूस कर देगा। तो ये हम लोगों को क्या होता है, हेल्प करता है एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने को दूसरे मेटल ऑक्साइड के हेल्प से। अब देखो इसमें इसी चीज को और भी देखो, और भी मेटल मैंने यहाँ पे लिया डिटेल में, ढेर सारे मेटल, देखो ये ढेर सारे मेटल, इधर देखो यहाँ माइनस लगा है माइनस, तो ये सब वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो सबसे नीचे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर टाइटेनियम, फिर सिलिकॉन, फिर ये देखो मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक, तो यहाँ पर ढेर सारे मेटल गिवन है। और अगर कभी भी सडन चेंज आ रहा है तो आपको पता ही है क्या होता है, सडन चेंज है तो एम का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, या तो मतलब बताया था या तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या फिर अगर जैसे बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इवन बॉइल भी कर सकता है, जब भी स्टेट का चेंज है मतलब सडन चेंज होता है। इस लिंगम डायग्राम में एक चीज है मतलब जो आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा, देखो वो ये वाला पार्ट, ये कार्बन का पार्ट है जो नीचे जा रहा है, बाकी सब ऊपर जा रहे हैं। समझते कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नीचे समझ रहे हैं। इसको अलग से पूछा जाता है, इसको भी मैंने अलग से देखो बताया। कहाँ गया भाई, अच्छा अच्छा, ये रुक जा, ये देखो देखो सबसे पहले ये इसको समझो। देखो क्या है, अगर दो कार्बन से, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो फिर क्या बनेगा, 2 टाइम्स CO गैस, और ये गैस देखो, और ये सॉलिड, तो यहाँ पे देखो डेल्टा एन मतलब जो गैस का मोल है 2 - 1 मतलब 1, तो यहाँ पे गैस का मोल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ये एक सिंगल रिएक्शन है जिसका एंट्रोपी इंक्रीज करता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब आप कई बार रिएक्शन करवाते हो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ तो CO बनता है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है। CO2 के केस में एंट्रोपी में बल्कि चेंज नहीं आता। पहले देखो यहाँ एंट्रोपी बढ़ती है, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा H - T डेल्टा S, तो ये वैल्यू पॉजिटिव और आगे नेगेटिव, तो नेगेटिव जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब कि ये जो रिएक्शन जो हो रहा है इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतना ही नेगेटिव होगा, तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है हाई टेम्परेचर पे बहुत प्रेफर होता है, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही होती है, तो वो जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ज्यादा चांस है डेल्टा जी नेगेटिव होने का। अब देखो कार्बन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो क्या बनेगा, CO2 गैस। देखो एक गैस से एक गैस, तो यहाँ पे मोल में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे क्या है, नो चेंज इन एंट्रोपी। तो इसलिए देखो ये वाला कर्व देखो, ये कर्व देखो, सब लोग इस कर्व को देखो, तो इसको करो, देखो ये स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन मतलब कोई चेंज नहीं। यहाँ पे देखो क्या रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इसी वजह से देखो इधर से टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर में प्रेफर्ड होता है। मतलब ये सारे मेटल के ऑक्साइड्स लो टेम्परेचर पे फॉर्म होना प्रेफर करते हैं। मतलब देखो हाई टेम्परेचर पे क्या है, देखो देखो अब फिर से देखो, जैसे देखो मेटल ऑक्साइड देखो, मान लो अगर आप लो टेम्परेचर लेते हैं तो इसका देखो डेल्टा जी देखो ज्यादा नेगेटिव है, हाई टेम्परेचर पे देखो डेल्टा जी
आपका पॉजिटिव मतलब बढ़ने लगा, डेल्टा जी बढ़ा तो सही नहीं, मतलब कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड्स लो टेम्परेचर पे प्रेफर होता है, हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ने लगती है, अच्छा नहीं होता। पर कार्बन का जो ऑक्साइड है मतलब सीओ, वो हाई टेम्परेचर पे बहुत प्रेफर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे उसका एंट्रोपी बढ़ता है। ये इसी वजह से कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब भी कार्बन का हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, तो नॉर्मली टेम्परेचर हाई रखा जाता है। हाई टेम्परेचर पे सीओ बनता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन, इस बात को ध्यान रखना है। तो जब सीओ बनता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कार्बन का यूज करने का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। और देखो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे सेम, और एक रिएक्शन ये भी लिखा है, देखो एक ये भी लिखा है यहाँ पे, क्या रहा देखो, जब सीओ बन जाता है और उसका अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है, CO2। देखो यहाँ पे गैस के मोल कम हो रहे हैं, तो फिर से इसका क्या होगा, इसका जो एंट्रोपी है नेगेटिव। तो अगर एंट्रोपी, तो देखो ये रिएक्शन देखो फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर प्रेफर नहीं होगा। तो हाई टेम्परेचर पे देखो कौन सा रिएक्शन प्रेफर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। हाई टेम्परेचर का सीओ का फॉर्मेशन प्रेफर होता है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन कार्बन से, मतलब कार्बन से उस पर ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, पर CO2 का फॉर्मेशन, ये जो CO2 है इसका फॉर्मेशन सीओ से बिल्कुल भी प्रेफर नहीं होता। हाई टेम्परेचर पे CO2 का फॉर्मेशन सीओ से प्रेफर नहीं होता ड्यू टू डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो हाई टेम्परेचर पे सीओ का फॉर्मेशन कार्बन से प्रेफर होता है, CO2 के फॉर्मेशन कार्बन पे कोई चेंज नहीं आता, और CO2 का फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, प्रेफर नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर प्रेफर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम का आपको समझ में आ गया क्या यूज है। तो एलिंगम डायग्राम की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन मेटल किसको रिड्यूस करेगा। तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को रिड्यूस करता है, तो नीचे वाला मेटल लिया जाता है। और कार्बन का यूज करते हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, क्योंकि कार्बन के केस में एंट्रोपी बढ़ती है तो हाई टेम्परेचर प्रेफर किया जाता है। अब देखो इसमें कुछ लिमिटेशंस। तो देखो सबसे पहला ग्राफ सिंपली इंडिकेट वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, ये बताएगा हो सकता है कि नहीं, बस ये बता सकते हैं टेंडेंसी है कि नहीं, और बेस्ड ऑन ओनली थर्मोडायनामिक कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि रिएक्शन 5 मिनट में होगा, 5 घंटे में होगा, 5 साल में होगा, कुछ नहीं बताता, ठीक है। स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस बताएगा होगा कि नहीं होगा, इतना बताता है। अब दूसरा देखो, तो देखो द इंटरप्रेशन ऑफ डेल्टा जी इज बेस्ड ऑन, भाई इस कॉन्सेप्ट पे इज प्रिज्यूम दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी इक्विलिब्रियम। तो भाई आपको ये ऐसा है, भाई जो आपने जो अज्यूम किया कि ये नीचे वाला मेटल होगा, नीचे वाला मेटल ये खुद का ऑक्सीडाइज बना लेगा, और ऊपर वाला जो मेटल का ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, एबव मेटल ऑक्साइड जो रिड्यूस हो जाएगा, नीचे वाला खुद क्या होगा, ऊपर वाला ऑक्साइड रिड्यूस, मतलब ऊपर वाला ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, नीचे वाला मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ चीजें हैं जो फिजिकल स्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो बस पढ़ लेते हैं। क्या है, देर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे बी सॉलिड, ठीक है। However, it explain how the reaction are sluggish when every species is in solid state and smooth when overall melt down, ठीक है। ये सब ऐसे पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Interesting to note that delta H enthalpy and delta S entropy change value for chemical reaction remain nearly constant for varying temperature। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना। जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वैसे डेल्टा एच, ये जो डेल्टा एच है, ये जो डेल्टा एच और डेल्टा एस वैसे चेंज होता है, पर यहाँ पे इसको कांस्टेंट माना है नॉर्मली। मतलब देखो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर का चेंज कम है तो उसमें चेंजेस भी कम होंगे, तो अब वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। तो डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन रिमेंस कांस्टेंट हमने माना हुआ है, ठीक है। सो ओनली डोमिनेंट वेरिएबल इज टेम्परेचर। However, delta S depend on फिजिकल स्टेट, जो हम लोगों ने उतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया, हेंस एंट्रोपी डिपेंड ऑन डिसऑर्डरनेस। तो ये सब भी होता है, मतलब वही पता हो तो फिजिकल स्टेट जब चेंज होगा तो दिक्कतें हो सकती है। तो हमने बोला कि कर्व में चेंज आएगा, और बाकी कर्व ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखते, हमको ज्यादा पता नहीं है, मतलब हमको क्या एलिंगम को ज्यादा पता नहीं था एक्चुअली में। तो भाई इंक्रीज हो सकता है एंट्रोपी में जब सॉलिड से लिक्विड जाता है, फिर जब लिक्विड से गैस आएगा, मतलब रैंडम, और इसको हम लोगों ने इतना कंसिडर नहीं किया एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, इन ये सब बातें जो हो गई, अब इस पे कुछ एक कहानी समझते हैं। देखो द reducing agent form its oxide when the metal oxide is reduced, ठीक है। अरे नीचे वाला मेटल क्या होता है,
मतलब ऑक्सीडाइज, नीचे वाला मेटल ऑक्सीडाइज होता है, खुद का ऑक्साइड बनाएगा। तो नीचे वाला मेटल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। The role of reducing agent is to provide delta G naught negative। भाई डेल्टा G naught नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन होगा। तो इस चीज को नीचे के एग्जांपल समझाएंगे। देखो, and large enough to make sum of delta G naught to reaction oxidation of reducing agent and reduction of metal negative। अरे बताया तो, जैसे अगर आप दो रिएक्शन करवा रहे हो तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब कैसे होगा, ऊपर वाला जो मेटल है वो रिड्यूस करना है, नीचे वाला ऑक्सीडाइज करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन भी अच्छे से, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का अच्छे से ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। वो कैसा होगा, नीचे वाला मेटल, और जो आपका जो मेटल ऊपर है उसका इजीली रिडक्शन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेटल ऑक्साइड का देखो क्या है, उसी चीज को प्रॉपर्ली समझा है मैंने आपको, जो बोल दिया समरी वही इसमें समझा रहा है। तो देखो, as we know that during reduction oxide of metal decompose, तो पता ही होता है कि ये डिकम्पोज करता है। जब ये डिकम्पोज करेगा तो यहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है। भाई एंट्रोपी बढ़ रही है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स प्लेस अब विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कौन होता है, अरे वो रिड्यूसिंग एजेंट लेके जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इक्वेशन 3 कैन बी विजुअलाइज एज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन का रिवर्स, और कुछ नहीं, तो समझ में ही रहा है। और फिर क्या होगा, देखो ये एक मेटल है, खुद मतलब अरे मेटल ऑक्साइड था, खुद वो बना देगा मेटल और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा। उस ऑक्सीजन गैस को दूसरा मेटल, अरे वेट कर रहा है ना, नीचे वाला मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वेट कर ऑक्सीजन का। ऊपर वाला जैसे ऑक्सीजन छोड़े, नीचे तुरंत लपक लेगा, पकड़ लेगा। तो नीचे वाले मेटल ने ऑक्सीजन को देखो पकड़ा और खुद का ऑक्सीडाइज बना दिया। तो इस तरीके से होता है आपका, मतलब ऊपर वाला रिड्यूस होगा, नीचे वाला ऑक्सीडाइज। If reduction is carried out, question 3, the oxidation of reducing agent C or CO will be there। तो देखो इसमें कुछ एग्जांपल बता रहा है, जैसे ये देखो, मतलब अगर हम लोग उसको मतलब अकॉर्डिंग देखते हैं थर्ड वाले के, if reduction is carried out through equation 3, oxidation of reducing agent C or CO will be carried out। देखो रिएक्शन को हम लोग वही देख रहे हैं, क्या होगा, कार्बन का रिएक्शन हाफ ऑक्सीजन से CO बनेगा। ठीक है, डेल्टा जी इसका पता ही होता है, नेगेटिव होगा। और फिर इसमें CO गैस से CO हाफ ऑक्सीजन से CO2 बनेगा। इसमें मोल मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, पहले में एंट्रोपी बढ़, इसमें एंट्रोपी कम हो रही है। इफ कार्बन इज, वही आपके पास देखो, इफ कार्बन इज टेकन देयर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर एक ही स्टेप में करवाए, मतलब दोनों को मिला के, तो ये हो जाएगा। तो इसकी देखो लास्ट वाले में एंट्रोपी का चेंज नहीं। तो कार्बन के 3 रिएक्शन है, पहले वाले में जो मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले में एंट्रोपी बढ़ता है, CO वाले में CO2 जब कार्बन से बनता है, एक्चुअल में CO2 देखो जब CO कार्बन से बनता है एंट्रोपी बढ़ता है, जब CO से बनता है तो CO2 तो एंट्रोपी कम, और लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं, तो एंट्रोपी 0, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 इट मींस एडिंग इज नेगेटिव, वो सब वही आपको समझा रहा है, मैंने जो बता दिया वही सब चीजें। ठीक है, ये कुल मिला के इसमें यही बताएगा कि हम क्या करें कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए। तो लॉजिक क्या बताए, नीचे वाले का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, पहले का रिडक्शन, बस। तो देखो ऊपर वाला मेटल जो है, देखो समझो, ऊपर वाला जो मेटल है उसका रिडक्शन हो गया और कार्बन का आपका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, CO बनना है तो इसमें देखो, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में CO बनना है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये हाई टेम्परेचर में प्रेफर किया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, सेकंड वाले के केस में देखो एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं, तो इसलिए उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, मतलब इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और लास्ट में फिर से देखो एंट्रोपी बढ़ रही है। देखो दिस रिएक्शन डिस्क्राइब द एक्चुअल रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो क्या है कि वही डेल्टा जी बोला है कि द डेल्टा आर मतलब वही रिडक्शन वाला, वैल्यूज ऑफ दिस रिएक्शन जनरल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ, आपके पास वही सब इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है मैंने जो बताया था नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पर रिडक्शन। ठीक है, अगर देखो इसमें देखो, ऑन हीटिंग टेम्परेचर फेवर्स अ नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू, क्योंकि कार्बन के केस में एंट्रोपी बढ़ रही थी, therefore temperature is chosen such that delta G in the two combined redox reaction is negative। ऐसा टेम्परेचर चूज करते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। और उसका जो प्लॉट है ऊपर वाले से, यही हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि किस टेम्परेचर, मतलब जैसे मान लो अगर आपको कुछ भी मान लो करवाना है तो ऐसा मतलब जगह पे करवाते हैं कि दोनों का जो डेल्टा जी है उनका नेट क्या हो, आपका मतलब आपका क्या हो,
नेट वैल्यू नेगेटिव रहे। देखो आपको समझा देता हूं, देखो इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा। देखो 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 मैं समझाता हूं इस ग्राफ से। सपोज करो हम लोगों को इस पॉइंट पे सपोज करते रिएक्शन करना है, ये हमने लिया और मान लेते हमने ये लिया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन बोल रहा है तो इसका रिवर्स कर दो, रिडक्शन। मतलब तो रिडक्शन करने पे वैल्यू नेगेटिव की जगह प्लस 300 हो जाएगी। अरे मतलब नेगेटिव की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये नेगेटिव 1000, तो दोनों का समेशन ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव 700 ही रहेगा। बस ऊपर वाले को रिएक्शन को पलट देंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाले नेगेटिव रहेगा, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रही है। और बस सीओ का केस ध्यान रखना है, सीओ के केस में क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है तो हाई टेम्परेचर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि डेल्टा जी वैल्यू बिकम्स मोर नेगेटिव, वही आपके पास कम, क्योंकि उसमें एंट्रोपी आपका बढ़ती है। बस यही सब डिफरेंस है, 2 आपका नेगेटिव होगा, बस ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एलिंगम डायग्राम, जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के हेल्प से डिसाइड करते हैं कि मतलब किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाना चाहिए। और एलिंगम डायग्राम से ये समझते हैं कि अगर दो मेटल के ऑक्साइड्स या फिर दो मेटल है तो कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। और सीओ के बारे में समझते हैं कि जब सीओ बनता है कार्बन से तो एंट्रोपी बढ़ती है, इसलिए उसका हाई टेम्परेचर पे प्रेफर किया जाता है। जब CO2 बनता है कार्बन से तो कोई चेंज नहीं, उतना टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ेगा। और जब CO से CO2 बनेगा तो वो लो टेम्परेचर पे प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। ये CO वाला और CO2 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में फिर से करेंगे, जहां पे हम लोग आयरन का स्पेशल केस देखेंगे, और जहां पे देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस में पहले हाई टेम्परेचर पे CO बनता है और लो टेम्परेचर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे CO को बनना प्रेफर होगा और CO2 को बनना लो टेम्परेचर पे प्रेफर होगा। तो देखेंगे लो टेम्परेचर पे CO2 बनता है और हाई टेम्परेचर पे CO बनता है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बस आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बस फिर बाय।